ऑनलाइन स्टडी विद सिंटू यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। आज हम लोग जनरल स्टडी साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें भौतिक और रसायन के विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो सभी एग्जाम के लिए, खास करके आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। तो आइए हम प्रथम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है। इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, 1, 2.5, 3.5, 3। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3 होता है। आबंध क्या होता है दोस्तों? तो आबंध क्रम परमाणुओं की एक जोड़ी के बीच मौजूद रासायनिक बंधनों की संख्या को दर्शाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है। और कृत्रिम बहुलक की बात किया जाए तो नियोप्रीन और थाइकोल है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, रबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगर रबर में सल्फर को मिलाकर गर्म करते हैं तो उसे वल्नीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। इससे निश्चित आकार मिलता है दोस्तों। और रबर को कठोर बनाना है तो उसमें कार्बन मिलाया जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा, एक बलगम होता है रबर में, तो उसमें ब्यूटेडाइन एस्ट्राइन रबर का उपयोग किया जाता है, जिससे बलगम बनाने में किया जाता है दोस्तों। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक बताएं। तो देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस होते क्या हैं? वे गैस जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय और रक्त विकिरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है, उसे ग्रीन गैस कहा जाता है दोस्तों। जैसे में आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, उसके बाद मीथेन भी हो जाएगा और जलवाष्प भी हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या बताएं। अगर हम द्रव्यमान संख्या को जेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं दोस्तों, तो जेड बराबर एक फार्मूला होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, याद रखिएगा दोस्तों। और एक और फार्मूला याद रखिएगा, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ से जेड इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पी के जगह पर ई रख देते हैं तो ई प्लस एन भी हो सकता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 दिया हुआ है दोस्तों, तो 18 हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या 20 दिया है तो 20 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो 38 हो जाएगा। 38 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लुवोजियर को कहा जाता है। ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज और सिलिकॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई, यहाँ 4 ऑप्शन है, एम्पियर, वोल्ट, कूलम और यहाँ वाटर नहीं वाट है दोस्तों। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, राइट आंसर वाट हो जाएगा। देखिए विद्युत शक्ति क्या होता है, अगर विद्युत शक्ति क्या होता है इसकी बात किया जाए तो विद्युत द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहा जाता है दोस्तों। इसके 2 और मात्रक है, एक व्यवहारिक मात्रक होता है, व्यवहारिक मात्रक, इसको भी याद रखिएगा। व्यवहारिक मात्रक जो होता है अश्व शक्ति होता है, इसे HP भी कहा जाता है शॉर्ट में, और 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट, याद रखिएगा दोस्तों। एक व्यापारिक मात्रक होता है जिसे किलोवाट घंटा कहा जाता है दोस्तों, और 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इसी को एक यूनिट भी कहा जाता है, जो बिजली बिल यूनिट में ही आता है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एमीटर से मापी जाती है। अब विद्युत धारा होता क्या है, तो ये आवेशों की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है दोस्तों। इसे एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श जो एमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है दोस्तों, याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की बात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ट्ज में क्या नापा जाता है। तो हर्ट्ज में दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति क्या होता है? तो किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और तरंग की जो आवृत्ति होती है वह स्थिर होती है, विभिन्न पदार्थों से गुजरने के बाद भी नहीं बदलती है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला याद रखना है, C - 0 डिग्री इजकल टू 100 इजकल टू F - 32 डिग्री बाई 180, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा C - 50, नहीं C - 50 नहीं दोस्तों, यहाँ 50, C का वैल्यू तो दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो 50 बाई क्या हो जाएगा 100 इजकल टू F - 32 बाई 180। तो यहाँ से आप 50 से 100 कट जाएगा 2 मरते, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ से ये भी कट जाएगा 90 मरते, तो क्या हो जाएगा 90 इजकल टू F - 32। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 90 प्लस माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 32 इजकल बराबर F हो जाएगा। तो F का वैल्यू हो जाएगा 90 प्लस 32 122, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। तो देखिए, प्रतिबल जो होता है स्ट्रेस होता है, इसके बराबर फार्मूला होता है बल बट्टा क्षेत्रफल दोस्तों, बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल का इसमें न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण दोस्तों, क्या होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का केजी होता है, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन भी कहा जाता है दोस्तों। विकृति माने होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन को विकृति कहा जाता है दोस्तों। तो स्ट्रेन बराबर फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ बट्टा ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ का SI मेथड मीटर, और ये भी लेंथ है तो लेंथ का SI मेथड मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, इसका 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये बीमाहीन राशि है। और दाब का SI मात्रक भी होता है बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल कर दीजिए दोस्तों, तो यहाँ भी हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विकृति इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को नाम से जाना जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को देखो हाइड्रोमेट्रोपिया, प्रेसोपोपिया, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, इसमें से कोई नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर है मायोपिया, इसे इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है दोस्तों। और मायोपिया को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग किए जाते हैं, इसका निवारण अवतल लेंस से होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से, और जारा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस से दूर किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 100 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो चंद्रमा पर इसका भार निकालने के लिए देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर का भार का 1/6 होता है। तो पृथ्वी पर भार दिया है, तो अगर चंद्रमा पर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर के भार का 1/6 हो जाएगा। तो 100 में 106 से भाग देंगे तो 16.7 न्यूटन आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, द्रव्यमान जो होता है वो अपरिवर्तनीयशील होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि किसी वस्तु में उपस्थित मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। जबकि भार क्या होता है कि द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण आरोपित बल को क्या कहा जाता है दोस्तों, भार कहा जाता है। तो भार जो होता है परिवर्तनशील होता है, वो गुरुत्वीय त्वरण में बदलाव के कारण भार में भी बदलाव होते रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो पहला है कि एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा को कम खपत करता है, सही है दोस्तों। एलईडी प्रकाश बल्ब में अधिक अवधि तक कार्य कर सकता है, ये भी सही है। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, क्योंकि एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है। यह एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसकी लंबी अस्थायी क्षमता, कम बिजली की आवश्यकता और तेज प्रतिक्रिया समय आदि के कारण ऑप्टिकल संचार में, अलार्म में, सुरक्षा प्रणाली में, रिमोट में संचालन में और रोबोटिक्स इत्यादि में उपयोग किया जाता है। इसके निर्माण में गैलियम फॉस्फाइड
जो पीले और हरे एलईडी और इंडियम गैलियम नाइट्राइड नीला हरा एलईडी आदि का उपयोग भी किया जाता है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्ठी में दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्ठी क्या होता है? एक संरचनात्मक युक्ति होती है जिसका प्रयोग विशेषकर उद्योग क्षेत्र में उच्च तापमान हेतु और सौर ऊर्जा के केंद्रीकरण के लिए किया जाता है। सौर भट्ठी में छोटे छोटे अवतल दर्पणों, हजारों अवतल दर्पणों का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। इसके फोकस पर एक भट्ठी रखा जाता है जहां सूर्य की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती है, जिस कारण भट्ठी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और इसे लोहा जैसे धातुओं को पिघलाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशीय उपकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे वस्तुओं को हम लोग देखते हैं। ये 2 प्रकार के होता है दोस्तों, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल जो होता है उसमें एक उत्तल लेंस होता है कम फोकस दूरी का, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त माइक्रोस्कोप में 2 उत्तल लेंस एक ही आधार पर होते हैं। जो वस्तु की ओर होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, जो आँख की ओर होता है उसे आई लेंस कहा जाता है। एक दूरदर्शी भी होता है, उसमें भी 2 उत्तल लेंस होता है जो आकाशीय पिंड को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं। देखिए दोस्तों 3 तरह के तरंगे होते हैं, अवसरण तरंगे, श्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे। अगर 20 हर्ट्ज से कम तरंगे है तो उसे अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच अगर हर्ट्ज है तो उसे श्रव्य तरंगे कहते हैं, और 20,000 से अगर ज़्यादा हर्ट्ज की तरंगे उससे प्राश्रव्य, उसी को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा प्राश्रव्य तरंगे के बारे में हम कुछ बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। प्राश्रव्य तरंगे हमारी कान नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर है जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। और प्राश्रव्य तरंगे को डॉल्फिन और चमगादड़ जैसे जंतु ही उत्पन्न कर सकते हैं। और कृत्रिम रूप से अगर कहा जाए प्राश्रव्य तरंगे तो गाल्टन की सीटी के द्वारा और दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल कंपनों से भी इसे उत्पन्न किया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और प्राश्रव्य तरंग का इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों? तो इसका अगर उपयोग की बात किया जाए तो उपयोग समुद्र की गहराई जानने, कीमती कपड़ों, वायुयान और घड़ियों के पुर्जों को साफ करने, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को मारने, ट्यूमर का पता लगाने के लिए और गठिया रोग के उपचार में भी किया जाता है। याद रखिएगा। आइए अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक अलौह धात्विक खनिज है? तो देखिए दोस्तों खनिज होता क्या है? खनिज कहा जाता है, अगर हम खनिज की बात किया तो खनिज क्या होता है? जिससे हमें धातु प्राप्त होता है उसे हम खनिज कहते हैं। ऐसा यश जिससे धातु प्राप्त होता है। 2 तरह के खनिज होते हैं, एक लौह और एक लौह। तो जिसमें लोहा की मात्रा होता है उसे लौह खनिज कहा जाता है, जिसमें लोहा का मात्रा नहीं होता है उसे अलौह धातु कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा कोबाल्ट और टीन, ये अलौह धातु खनिज हैं क्योंकि इसमें लोहा की मात्रा नहीं होता है। इसमें और भी है जैसे कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता, सीसा, प्लेटिनियम, बॉक्साइड, मैग्नीशियम इत्यादि। और यहाँ मैग्नीज और निकल ये लौह धातु है जिसमें लोहा की मात्रा है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ट्यूबलाइट तथा प्रखनलियों में किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है या कांच किससे बना होता है? तो अगर इसकी बात किया जाए तो ये सिलिका से, कैल्शियम से और सोडियम, ये तीनों से मिलकर बना होता है दोस्तों। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। कांच होता क्या है, ग्लास होता क्या था? कांच क्षारीय धातुओं के सिलिकेट का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शक समांगी मिश्रण होता है दोस्तों। सर्वप्रथम इसका खोज मिस्र में हुआ था, इजिप्ट में। याद रखिएगा मिस्र में इसका सबसे पहले खोज हुआ था। हम कुछ महत्वपूर्ण कांच के बारे में उपयोग बताते हैं, जैसे सोडा कांच। सोडा कांच का उपयोग ट्यूबलाइट, खिड़की के शीशे, बोतल और साधारण बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा पोटास या कठोर कांच, इससे बीकर और प्रखनली बनाया जाता है दोस्तों। फिर एक है पायरेक्स कांच, इसका उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्रूक्स कांच, क्रूक्स कांच का उपयोग चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता है। उसके बाद प्रकाशीय कांच, इसका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप तथा प्रिज्म बनाने में किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है? अगर सबसे विद्युत चालकता अधिक होता है, यहाँ 4 ऑप्शन है दोस्तों। 4 ऑप्शन में सोना, रजत, तांबा, लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजत। रजत की सबसे ज़्यादा होता है। देखिए सबसे ज़्यादा चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना, ऑप्शन के अनुसार दोस्तों, उसके बाद लोहा का हो जाएगा।
तो विद्युत चालकता क्या होता है दोस्तों कि किसी पदार्थ में विद्युत चालकता इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। चालकता क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, जिसमें जितना अधिक मूल्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उसकी चालकता उतना ही अधिक होगा दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ ऑक्सीडेशन द्वारा दोस्तों। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग होना ही ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व है। तो इसका 4 ऑप्शन है दोस्तों, रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ड्यूटेरियम। इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो है दोस्तों आपको नाभिक रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने हेतु उपयोग तत्व के रूप में किया जाता है। एक थोरियम भी है, उसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? मिट्टी, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग आग को बुझाने में किया जाता है। और अग्निशामक 3 प्रकार के होते हैं, वाटर टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप, वाटर मिक्स टाइप। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का उपयोग ज़्यादा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लोरीन अथवा वॉक्यूवल कितने परमाणु का बना होता है? 20, 40, 45, 50। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, 60। कार्बन के 60 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अभी और भी ये कार्बन का एक अपरूप है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें की और भी वर्जन खोजे हुए हैं, C70, C90, C120, जिसका उपयोग हम लोग अति चालकता, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक के रूप में करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, बढ़ने के बाद घटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। आप जानते हैं कि द्रव जो क्वथनांक होता है वह द्रव से वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया उसी को क्वथनांक कहा जाता है। और दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने पर क्वथनांक घट जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो दाब घटता है दोस्तों, तो घटने के कारण क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा और समझा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विद चिंटू, उससे भी आप लोग जुड़ जाए। उसमें मैं PDF डाल दूंगा और बहुत सारे न्यूज़ भी मैं डालता रहता हूं, तो आप लोग जरूर जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में